नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंगे आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की रिहाइश इस रियासत में है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदादोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादोशुमार तक या इसके पार पहुंच जाता है, अगली सरकार उसी की होगी। इसीलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें, यूपी असेंबली का एक रोजा खुसूसी इजलास इस वक्त जारी है। असेंबली डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी है जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वोटिंग अपडेट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के 3 बागी अरकान असेंबली असलम चौधरी, हाकिम लाल बिंद, असलम रायनी ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को वोट किया, जबकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी रुकने असेंबली नितिन अग्रवाल की हिमायत की। अभी तक 103 अरकान असेंबली ने अपने रायदगी का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की वोटिंग के बॉयकॉट के बावजूद अदिति सिंह ने वोटिंग की है। और इस पर तफसीली बातचीत हमसे करने के लिए इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं दानिश अली। खैर मकदम है सर आपका जी सलाम पर। जी दानिश अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से इस मौजू पर खास बातचीत करने के लिए। सर आपका रुख करते हैं, आज असेंबली में डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग हो रही है और बीजेपी ने इस दौरान अपने ही सपा उम्मीदवार पर दाव खेला है। यानी ऑपोजिशन का चेहरा जरूर होता है लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार अपनी पसंद कर रखा है। तो क्या इसे भी हिकमत अमली के तौर पर देखा जाए, क्योंकि आइंदा इंतखाबात नजदीक है और लगातार जमीन अपनी मजबूत करने में जुटी हुई है पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसद और इस वक्त सपा से हमारे साथ जेवा यास्मीन जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस वक्त अपने उम्मीदवार के साथ वोटिंग प्रोसेस में है, तो और बीजेपी ने इस वक्त अपना ही उम्मीदवार जो सपा के उम्मीदवार है उन पर दाव खेला है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, भाजपा के लिए तो पूरा प्रदेश और देश जान चुका है कि जब वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा सकते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो पार्लियामेंटेरियन रूल्स को फॉलो करना उनके लिए कोई अहम चीज नहीं है। उसका भी मजाक उन्होंने कल बना ही दिया। आप ये बताइए, नितिन अग्रवाल जी को अगर वो सपा का कैंडिडेट कह रहे हैं तो इसको ये अपने में एक मजाक है। भाई, नरेश अग्रवाल जी ने भारतीय जनता ज्वाइन किया 2 साल पहले और उनके साथ उनके बेटे ने भी ज्वाइन किया और उनकी गतिविधियां अगर आप देखिए तो वो सपा से विधायकी जरूर जीते थे, लेकिन उनकी गतिविधियां देखिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रमों में और उनकी गतिविधियों में हैं। तो उनको सपा का कैंडिडेट करके मुख्यमंत्री जी अपने पद से अगर इतनी बड़ी बात कल कह रहे हैं तो ये पार्लियामेंट्री रूल जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया है और हमेशा एज पर द रूल जो मेन मुख्य विपक्षी दल होता है, ऑपोजिशन होता है, ये पद हमेशा उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस नियम का भी मजाक उड़ाते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं तो
वो अपने संवैधानिक पद का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जी तो साफ कहूंगी। ज़ेबा यास्मीन जी, जिस तरह से हमने देखा बीजेपी ने नितिन अग्रवाल पर दाव खेला है और आइंदा इंतखाब नजदीक है, इस दौरान बीजेपी की हिकमत अमली किस तरह से वाजे हो रही है सामने कि होने आने वाले जो आइंदा इंतखाब है उसमें भी बीजेपी की दो राय इस फैसले पर देखी जा सकती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ये भी देखिए, एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी बात ओबीसी या दलित की आती है तो बीजेपी हमेशा मुझे बैकफुट पे दिखती है, मुझे तो सभी को बैकफुट पे दिखती है। अभी जब आचार संहिता लगने वाली है तो उन्होंने कुछ दलित बीजेपी मंत्री बना दिए। ये सिर्फ एक झांसा देने के लिए है, एक लॉलीपॉप है। अदरवाइज आज देखिए समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वर्ग से लाने की कोशिश की इस पद के लिए जो हमने प्रत्याशी दिया है, लेकिन भाजपा उसमें भी गेम कर गई, और अपना प्रॉफिट चुनाव का देख रही है। जी, तीखी नोकझोंक भी हमने तीखी नोकझोंक भी वोटिंग के दौरान यहाँ पर देखी गई। जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा इसके आगे? देखिए, फिलहाल तो ये स्वाभाविक है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय बहुमत में है। भाई जिसके 300 प्लस सीट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिधर भी वोटिंग जाएगी लोग उधर ही जाएंगे। तो अभी फिलहाल बहुमत में है, अभी दो महीना हार्डली रह गया, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा रुख किस तरफ है। जी, और मुसलसल हमने देखा कि बीजेपी की जानिब से ये इल्जाम भी लगाया गया कि 4.5 साल का मुद्दत-ए-कार था डिप्टी स्पीकर सपा के जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने वहां पर तैनात किए थे, लेकिन किसी काम का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये इल्जाम लगाया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी अगर इल्जाम लगा रही है तो बीजेपी तो सरकार में थी ना, कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए थी, उन्हें कुछ चीजें करनी चाहिए थी। इसके लिए वो सपा को दोषी मान रहे हैं और अब लास्ट टाइम पे जब 4 महीने चुनाव को रह गया है तब आप पद में भर्ती कर रहे हैं, और वो भी गेम करके कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पे कोई आरोप नहीं लगता है, सीधा का सीधा आरोप वो भाजपा पे खुद लग रहा है। जी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से दानिश अली साहब जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दानिश साहब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आपसे सवाल वही कि बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार यानी कि सपा के जो उम्मीदवार हैं नितिन अग्रवाल, उन पर ही दाव खेला है, तो किस तरह से पार्टी इस पूरे प्रोसीजर को देख रही है, किस तरह की हिकमत अमली पर काम करने का मंसूबा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संसदीय परंपराओं का पालन कर रही है। तो संसदीय परंपराओं के अनुसार जो अध्यक्ष पद होता है वो सत्ता पक्ष का होता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष के विरुद्ध होता है। तो हम तो विपक्ष के जो सबसे बड़ा विपक्ष है उसी के नेता को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार तो और बाकी लोगों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि 14 साल से विधानसभा में उपाध्यक्ष का कोई भी पद अभी भरा नहीं गया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि लोकतंत्र में भरोसा रखती है, वो 14 वर्षों बाद उपाध्यक्ष के पद को फिर से जीवित कर रही है, उपाध्यक्ष के पद से फिर से नामांकन करा रही है। लेकिन सपा तो समाजवादी पार्टी की जानिब से तो समाजवादी पार्टी को किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। उनका सिंपल एजेंडा है कि वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति करते हैं और अपनी निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये है सपा का प्राइमरी एजेंडा। तो सपा को तो लोकतंत्र के किसी भी प्रक्रिया से कोई मतलब भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर एक अच्छा काम कर रही है तो सबको आगे आकर और इस अच्छे प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन दानिश अली साहब, अभी ज़ेबा यास्मीन साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका इल्जाम है कि जब समाजवादी पार्टी जब ऑपोजिशन का ही चेहरा यहाँ पर उतारा जाता है तो बीजेपी ने आखिर क्यों अलग चेहरे पर दाव खेला है? उनका इल्जाम है कि मजाक उड़ाया गया एक तरफ से जो कानून निजाम है उस पर। नहीं, मजाक नहीं उड़ाया गया है। ये सपा के ही ये हमारे विधायक हैं नितिन जी, और उपाध्यक्ष पद के लिए कल मुख्यमंत्री जी जो नेता सदन है उन्होंने पूरे जोश के साथ, पूरे टीम स्पिरिट के साथ उनके नामांकन में हिस्सा लिया। तो ये तो बहुत अच्छा स्वागत करने योग्य एक परंपरा चली है कि मुख्यमंत्री स्वयं आगे बढ़कर टीम स्पिरिट के साथ, ताकि जो है विधानसभा के सत्र और सुचारू रूप से चल सके, उपाध्यक्ष पद के नामांकन करा रहे हैं और सुचारू रूप से वोटिंग करा रहे हैं आज हम। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इससे विधानसभा के सत्र में चलाने में हमें और आसानी होगी। तो सपा को इन बातों का समर्थन करना चाहिए, इस बातों का विरोध करना चाहिए। अब पता नहीं वो अपने विधायक का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो आप सपा से पूछिए। जी,
ज़ेबा साहिबा आपसे जवाब चाहेंगे इस पर, आप क्या रद्द अमल का इजहार करना चाहेंगे? देखिए, दानिश जी को तो मैं इतना कहूंगी, दानिश जी इस वक्त ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई नर्सरी केजी क्लास का बच्चा होता है कि दुनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है दानिश जी जितना आप समझ रहे हैं। सपा को क्यों खुश होना चाहिए? सपा ने वो कैंडिडेट नहीं दिया है जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप ऑपोजिशन को सम्मान करते हैं, विपक्ष का रोल समझते हैं, तो आपको इंतजार करना चाहिए। विपक्ष अपना कैंडिडेट देगा और विपक्ष ने अपना कैंडिडेट दिया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं सपा के विधायक हैं, सपा के और भी विधायक हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी से आपको बताना है, क्योंकि नरेश अग्रवाल भाजपा में चले गए हैं, तो आपकी आंखों का तारा है नरेश अग्रवाल, इसलिए आपने अपना कैंडिडेट बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी से नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, दानिश अली साहब आपसे जवाब लेंगे, दानिश आजाद साहब आपसे जवाब लेंगे। अभी ज़ेबा जी का जवाब सुन लेते हैं, दानिश साहब आपका रुख करेंगे। सुनना सीखिए, उन प्रत्याशी को सपा ने नहीं उतारा है, सपा ने दूसरा प्रत्याशी उतारा है। मुख्यमंत्री जी के आंखों का तारा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि नरेश अग्रवाल आपका चादर ओढ़ चुके हैं आपकी पार्टी की। तो बस यही रीजन है। दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक आप कह रहे हैं इतने दिनों से पद खाली था, तो जनाब दानिश जी 4.5 साल बीतने के बाद आपकी आंख खुली कि आप लोकतंत्र, सपा मजाक उड़ा रही है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं? जहां तक आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीका, जिला पंचायत चुनाव में आपके लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते पूरे देश ने देखा है। महिलाओं की साड़ी खींच के आप चुनाव जीते हैं, सबने देखा है दानिश जी। जी दानिश जी, आपका जवाब चाहेंगे? इल्जाम साफ तौर पर ये, ज़ेबा जी दानिश जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। देखिए, जितने अच्छे तरीके से भाजपा के शासन में बीते 4.5 वर्षों में जो अलग अलग छोटे या बड़े चुनाव हुए हैं, जितने कुशलता से, जितनी शांति से और जितने अच्छे से निपटे हैं, आप सपा के शासन का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। तब बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी बूथों पे, आगजनी होती थी, हत्याएं तक हो जाती थी। लेकिन जितनी अच्छी तरीके से विगत 4.5 वर्षों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, बड़े हो छोटे हो, प्रधानी के हो, जिला पंचायती के हो, ये अपने आप में एक मिसाल देने की बात है। और मैं विपक्ष से जो है निवेदन करूंगा कि जो सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। आज 4.5 वर्ष हो गए हैं, आप उत्तर प्रदेश को जो समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया था, आज उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेके बलिया तक किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी अपराधी गतिविधि कर ले, ठीक है ना। आज जितने आसानी से हमारे उत्तर प्रदेश में आप घूम सकते हैं, महिलाएं जितनी सुरक्षित है, जितनी सुलभता जी दानिश जी, हमें न्याय मिल रहा है, ये पहले कहाँ मिलता था, ये बताइए आप। जी बिल्कुल, जो ये इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, ये तो वक्ती बात है, ये तो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब आने वाले नताइज बताएंगे कि आखिर किसके हक में फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, ज़ेबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत हमसे करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी इंतखाब की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने गाजियाबाद के मसूरी में इंतखाबी रैली को खिताब किया। बारिश के बावजूद ओवैसी ने यह रैली की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला किया। ओवैसी ने दावा कर डाला कि अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई नहीं है। साथ ही ओवैसी ने खुद पर मुस्लिम वोट बांटने के इल्जाम लगने पर सफाई देते हुए कहा कि हम पर मुस्लिम वोट बैंक बांटने का इल्जाम है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर इंतखाब लड़ा था और फिर भी बीजेपी यूपी में सीट जीतने में कामयाब रही। कैसे? हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के मसूरी में इंतखाबी रैली को खिताब करने पहुंचे। झमाझम बारिश के बाद भी रैली हुई। लोग उन्हें सुनने के लिए छतरी लेकर जमे रहे। इस दौरान ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर खूब जुबानी हमले किए। ओवैसी ने कहा कि चीन का नाम लेने से डरते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है, आप खामोश क्यों है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन हमारी
कर चला जाता है, आप खामोश क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी कभी योगी सरकार पर तो कभी मोदी सरकार पर हमलावर होते नजर आए। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सख्त कार्रवाई हो या फिर दहशतगर्दों के पुलवामा हमले पर फौज की सख्त कार्रवाई, ओवैसी मोदी सरकार को पुलवामा ऑपरेशन पर भी घेरते नजर आए। गाजियाबाद में मोदी का जलसा हुआ था और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। गाजियाबाद के अवामी जलसे में ओवैसी ने लखीमपुर खीरी कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा के बहाने योगी सरकार पर मजहब की बुनियाद पर इनकाउंटर करने का इल्जाम लगा डाला। अगर आशीष का नाम अतीक होता तब तक उसको ठोक दिया जाता। जितने इनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ। ओवैसी ने कहा कि हमारे मदारिस और मसाजिद मोहब्बत, हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं और दहशतगर्दी को फरोग नहीं देते हैं। साथ ही तंज करते हुए कहा कि हिंदू भाई अगर किसी मस्जिद और मदरसे में जाते हैं तो वहां उन्हें पानी मिलेगा, उनके खिलाफ वहां पर तशद्दुद नहीं होगा। हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती है, नफरत की बातें नहीं करती है। यहाँ पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते हैं और पीटते हैं। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर वो सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वो इन्हीं वोटों पर सियासत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुस्लिम भाइयों के पास वोट करने का मुतबादिल नहीं होता था, लेकिन इस बार मेरी पार्टी है, इसलिए अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हमको ये लगता है कि आज MIM पार्टी का एक पहले से ज़्यादा MIM पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। करीब 35 मिनट की तकरीर में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने हिंदू और दलित तबके को भी अपने हक में साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धौलाना तारीखी हल्का है। गदर के वक्त नयन सिंह त्यागी के साथ मिलकर बशारत अली ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अंग्रेजों ने दोनों को फांसी दी थी। उन्होंने मजीद कहा, मैं इनको दिल से सलाम करता हूँ। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आदाब।